अस्सलाम फ्रेंड्स। बात करते हैं 28 जून 1914 की, जिसमें एक 19 साल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के प्रिंस का गोली मारकर कत्ल कर दिया और इसके साथ ही एक जंग का आगाज हो गया। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चली, ऐसी जंग जिसमें 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई और ऐसी जंग जिसमें बहुत सारे अंपायर्स खत्म हो गए। ऐसी जंग जो बहुत सारी कंट्रीज में लड़ी गई, ऐसी जंग जिसमें बहुत सारे अंपायर निस्तो नाबूद हो गए। इस वार को हम आज वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। तो अगर हम किसी तरह टाइम मशीन के जरिए वापस चले जाएं उस वक्त में और जाकर एक उस हादसे को रोक लें, तो क्या लगता है कि दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नाम की चीज ना होती? तो रियलिटी मेरे दोस्त कुछ और है। फर्ज करें कि एक डायनामाइट का पहाड़ है और उसमें जाकर मैं एक माचिस की आग लगा देता हूँ, उसमें विस्फोट होता है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे गलती उस माचिस की नहीं है, बल्कि उस बारूद की है जो वहां पे मौजूद था और जिसने वो बारूद वहां पे भरा है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही साल 1914 में हुआ। तो दोस्तों 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह था। ऑस्ट्रियो हंगर्स अंपायर आज के अंपायर से बहुत बड़ा था। जर्मन अंपायर मौजूद था। रशियन अंपायर आज के अंपायर से बहुत बड़ा था। ऑटोमन अंपायर जिसे हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, वो बहुत बड़ा था। फ्रांस था वहाँ उस वक्त के टाइम में मौजूद। तो उस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग चीज यूरोप में पता क्या थी कि उस वक्त सारा का सारा निजाम मोनार्की सिस्टम था, यानी कि बादशाही निजाम चलता था यूरोप में। सिर्फ 3 ममालिक ऐसे थे जिसमें डेमोक्रेसी मौजूद थी, जहां में जमहूरियत का राज था। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सैन मरीना, ये 3 ममालिक यूरोप में, सिर्फ 3 ममालिक मौजूद थे जिनके ऊपर डेमोक्रेसी चलती थी। तो दोस्तों जो ईस्टर्न यूरोप था ना, सबसे बड़ी वार में फसाद की जड़ वो था। उसमें सीरिया, बोस्निया, रोमानिया वगैरह जैसे ममालिक, छोटे छोटे ममालिक मौजूद थे। तो यही फसाद की जड़ थे। ये जो ऑटोमन अंपायर था, ये उनका हिस्सा थी। सारी ईस्टर्न यूरोप था ना, जो ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया के हिस्सा थे। 1878 की जब रशियन अंपायर ने सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन अंपायर के साथ जंग का आगाज कर दिया। इस जंग का मकसद ऑटोमन अंपायर से बाल्कन कंट्रीज को आजाद करवाना था। तो सल्तनत उस्मानिया उस वक्त काफी कमजोर हो चुकी थी, तो इसके जेर असर ऑस्ट्रियो हंगर्स अंपायर ने दरमियान में आकर एक टेरिटरी साइन करवाई। ट्रीटी को टेरिटरी ऑफ पर्लन्स के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रियो हंगर्स को इस चीज का हक दिया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया कि वो 2 जो रीजन है बोस्निया और हेर्जेगोविना, इन दोनों को टेम्परेरी तौर पर उनको राइट्स दे दिए गए कि वो उनके हवाले कर दिया जा रहा है, लेकिन वो परमानेंटली ऑटोमन अंपायर का हिस्सा रहेंगे। कुश्ती तौर पर दोस्तों जंग का खतरा तो टल गया, लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑटोमन अंपायर के इंटरनल इश्यूज की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से बल्गेरिया भी उनसे आजाद हो गया, जिसके ऊपर सीरिया, ये भी एक बाल्कन कंट्री है, इसने एक पिटीशन दायर की कि 400 साल तक तो ऑटोमन अंपायर ने उनके ऊपर राज किया। अब उनके आजादी का वक्त आया तो इनके ऊपर ऑस्ट्रियो हंगर्स अंपायर ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि उनका जमीनी रास्ता भी सीरिया और बोस्निया का आपस में मिलता था और हम नस्ल भी थे, यानी कि वो एथिक्स भी थे। तो इसलिए उन्होंने उनके लिए हक में बहुत ज्यादा आवाज उठाई। साल 1908 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर ने बोस्निया के ऊपर परमानेंटली कब्जा करने का सोचा। बोस्निया के ऊपर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रियो हंगर्स अंपायर के फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत वो बोस्निया पर कब्जा करते वक्त उनको किसी किस्म की मुजाहमत पेश नहीं आएगी रशियन अंपायर की जानिब से। और रशिया को क्या चाहिए था? रशिया को स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस चाहिए थी। इस्तांबुल को 2 टुकड़ों में तकसीम करती थी, यानी ऑटोमन अंपायर का एक और हिस्सा उनसे जुदा करना चाहते थे। लेकिन जो रशियन पीपल थे उनको ये कतन मंजूर नहीं था। दिल में सर्बिया और बोस्निया का दर्द पाया जाता था। उन्होंने ज्यादा प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर कि वो पहले ही 400 साल की गुलामी झेल चुके हैं, आप उनको ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के हवाले कर रहे हैं। रशियन अंपायर एक कमजोर अंपायर बन चुका था, उनको अपने लोगों के सामने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने जो सीक्रेट मुआहदा किया था उसको खत्म कर दिया। तो दोस्तों रशियन अंपायर का साथ ना देने पर साल 1908 में बोस्निया बच जाता है, लेकिन जैसे साल 1909 आता है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर अपने साथ जर्मनी को मिलाता है और सीरिया के ऊपर कब्जा करने की सोचता है। लेकिन रशियन अंपायर अपने साथ फ्रांस को मिलाने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि फ्रांस को हम मिलकर इसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, लेकिन फ्रांस नहीं मानता। वो कहता है मुझे भाई तुम दोनों से क्या लेना देना, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं क्यों लड़ूं। तो जिसकी वजह से रशियन अंपायर साइड पर होकर बैठ गया, तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर ने कब्जा करने का सोचा बोस्निया के ऊपर और सीरिया को वक्ती तौर के लिए छोड़ दिया। फ्रांस के मना करने के साथ ही एक बहुत बड़ी जंग का खतरा तो एक बार टल गया। बोस्निया के ऊपर कब्जा हो गया तो वो लोग चुप तो रहने वाले थे नहीं, तो उन लोगों ने अपनी आजादी के लिए एक फेडरेशन बनाई जिसे यंग बोस्निया फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। ये रेवोल्यूशनरी फाइटर्स थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी मदद सीरिया कर रहा था।
जिनका मकसद साउथ में एक युगोस्लाविक देश बनाना था, एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ स्लाविक लोग रहते। तो दोस्तों अब हमारी कहानी पहुंचती है 28 जून 1914 में, जब बोस्निया के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर का कब्जा होता है और उनका प्रिंस वहां घूमने आता है। और बोस्निया के लोग पहले ही बहुत गुस्से में होते हैं और वहां के 6 फ्रीडम फाइटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं घात लगाकर। और वो एक बम लेते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर मारते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। क्या होता है, वो बम उनकी गाड़ी के ऊपर लगता है और डॉज करके दूसरी तरफ गिर जाता है, और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं 20 से 25 लोग उसकी वजह से शहीद हो जाते हैं और कुछ जख्मी भी होते हैं। तो खुशकिस्मती से प्रिंस वहां से तो बच जाता है और साथ ही मेयर को कॉल भी कर देता है, हम आपके शहर घूमने हैं और आपने हमारा जो इस्तकबाल है वो गोली से किया। और वो हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है, जो उनकी वजह से लोग जख्मी हुए उनकी इयादत करना चाहता है। और रास्ते में उसका एक 19 साल के स्टूडेंट ने घेराव कर लिया। वो 5 फीट के फासले पर बंदूक लिए खड़ा था। उसका नाम गैब्रिलो प्रिंसिप था। ये वही स्टूडेंट है जिसका मैंने जिक्र अपनी कहानी के शुरू में किया। उसने जो प्रिंस था उसको भी गोली मार दी, और जो उसकी वाइफ सूफी थी उन दोनों को गोली मार दी और उनको कत्ल कर दिया। जब इस स्टूडेंट को पकड़ लिया गया, ठीक है, उसकी उम्र 19 साल और कुछ माह थी। इसको फांसी की सजा तो दी नहीं जा सकती थी। वहां के लॉ के मुताबिक उसको 25 साल की उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। जब उन्होंने उस स्टूडेंट का ट्रायल किया कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने बताया, हम आजादी लेना चाहते हैं, हम सरीबिया के साथ मिलना चाहते हैं, सरीबिया हमारी मदद भी कर रहा है। तो ये बयान सुनकर जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर था वो आग बबूला हो गया। उसने फैसला किया, हम सीरिया के ऊपर अभी हमला करेंगे। तो जब सीरिया के ऊपर कब्जा होने लगता है, साथ ही रशिया उन्हें बचाने के लिए आता है। और जब जर्मन देखता है कि रशिया दरमियान में टांग अड़ा रहा है, तो वो भी साथ देने के लिए आता है ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर का। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता, वो रशिया का साथ देने आ जाता है। अब ऑटोमन अंपायर को रशिया से दुश्मनी थी। अब वो अपना बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर की जानिब से लड़ता है। तो दोस्तों इस तरह एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है, जो बहुत सारी अंपायर्स और कंट्रीज में फैल जाती है। और ये इस तरह इतनी बड़ी जंग का आगाज होता है और यूनाइटेड किंगडम साथ देने आती है रशिया का। तो दोस्तों इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज होता है। इसके जो नुकसानात हैं, जो इसके लोग अगेंस्ट आते हैं, जो इनका साथ देते हैं, इन सब के ऊपर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बता रहा था आपको किस तरह इस जंग का आगाज हुआ। तो दोस्तों बाकी बातें हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। अल्लाह हाफिज।